आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। रात के 8 बजे हैं और वक्त हुआ है बेबाक मुंसिफ का, एक ऐसा हमारा शो जिसमें हम बात करते हैं उस मसले को लेकर जिस पर बहस होना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। चूंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज सुबह पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर और त्रिपुरार श्री राम मंदिर में पूजा की। दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड से जुड़े 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एर्नाकुलम में भाजपा के शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन को खिताब किया। इस बीच नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी को जारी की गई एक रिपोर्ट का जिक्र पीएम मोदी ने किया, जिसमें कहा गया कि भारत में बहुआयामी गरीब 2013 से 14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गए हैं। इस दौरे इक़्तिदार में इस अवधि में लगभग 24 करोड़ 82 लाख लोग इस हालात से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अपने खिताब में पीएम मोदी ने पूर्व की सरकार या यूं कहिए कि कांग्रेस की खामियों का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने खिताब में कहा कि हमें वोटर को यह बताना होगा कि 10 साल पहले देश में कमजोर सरकार थी, तब आए दिन आतंकी हमले हुआ करते थे। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के तौर पर देख रहा है। गल्फ देशों में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 5 दशकों तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, जबकि पिछले 9 सालों के दरमियान हमारी सरकार में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पता चलता है कि हमने विकास के लिए जो रास्ता चुना है वो सही है। पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला देते हुए कहा कि हमारा संकल्प होना चाहिए, हम अपना बूथ जीतेंगे। हम एक बूथ जीत सकते हैं तो केरल में चुनाव जीत सकते हैं। जिसके बाद अब कांग्रेस ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर अपनी रद्द-ए-अमल को जाहिर कर दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने इसे गलत बताया है, इस रिपोर्ट को गलत बताया है। नीति आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोंपू तक करार दिया गया है। हालांकि समाचार एजेंसी से बात करते हुए भी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने नीति आयोग की उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि पिछले 9 सालों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। इसी मसले को लेकर बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस के राज में जो 50 साल तक का हम शासन की बात करते हैं उसमें और अब 2014 से लेकर 2024 तक में कितना अंतर आया है। अपने मेहमानों का तारुफ आप लोगों से करा दूं। हमारे साथ हिमांशु साहब रहेंगे जो कि कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखेंगे, सर खैर मकदम है आपका। राकेश पोद्दार साहब रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का पक्ष यहां पर रखेंगे। अशोक यादव साहब जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हालांकि इंडिया अलायंस के साथ हैं, लेकिन इनका नजरिया समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नहीं लगता। और साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रजा रिजवी साहब भी रहेंगे। सर स्वागत है, खैर मकदम है आपका भी। सबसे पहले शुरुआत राकेश पोद्दार साहब, चूंकि इक्तदार में हैं आप, शासन में हैं आप, नीति आयोग की रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम वो करके दिखा रहे हैं जो कांग्रेस पिछले 50 सालों में नहीं कर पाई। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मोदी की गारंटी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग इस महंगाई गरीबी रेखा से बाहर निकले 2022-23 में। 2013-14 के आंकड़े देखा जाए तो 29.17 पॉइंट मनमोहन जी की सरकार में थे और 2022-23 में घटकर 11.28 रह गए। नीति आयोग की उपयोग की रिपोर्ट तैयार करती है, जो रिपोर्ट तैयार करती है उसका आलिकार पोस्टर पद्धति, उसका नीति आयोग को रिपोर्ट तैयार करती है और 12 सतत विकास लक्ष्य जो होते हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे आयुष्मान भारत हो, चाहे हम लोगों ने लोगों का घर बनाने का काम किया, चाहे शौचालय बनाने का काम किया, इस तरह के 12 लक्ष्य जो होते हैं सतत होते हैं, उसमें हम लोगों ने काम करने का किया है। तो एमएफआई जो गरीबी रेखा को नापती है, आकलन करती है, उसका रिपोर्ट है 80 करोड़ जनता को जो हम लोग राशन दे रहे थे, घर घर पहुंचाने का जो काम कर रहे थे, उसमें भी 15% लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब लग रहा है कि मोदी की गारंटी के सामने कोई नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं 1999 की बात करें, जब इन लोगों की सरकार थी, कोई 13 दिन या 11 दिन या 8 दिन की सरकार चलती थी, उस समय में भी 4.67 पॉइंट ये लोग की रेट थी, महंगाई दर थी। लेकिन 2005 में जब अटल जी की सरकार गई और 14 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही और 4.2.46 रहा, यानी बढ़ोतरी एकदम चलता गया 2013-14 में ये आके 11 पर पहुंच गया। लेकिन हमारी सरकार आते आते फिर हम लोगों ने 5% पे लाने का काम किया। तो मोदी की गारंटी के सामने
कोई भी नहीं है, चाहे महंगाई हो चाहे। और मैं एक बात और आकलन करना चाहता हूं, अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो मैं खुद ही बोलना चाहता हूं। इस पे लोग बार बार महंगाई की बात करते हैं गैस सिलेंडर पे। जब इनकी सरकार थी 1265 रुपए की गैस सिलेंडर मिलता था जी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि आप लोग सब्सिडी छोड़ दीजिए, तब आज भी हम लोग 1050 रुपए की लमसम में भी गैस सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी छोड़ा गया तब भी। लेकिन इन लोगों की सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई भैया, 14%, 10%, 11%, आज हम लोग 5% पे ला दिए। अटल जी की सरकार थी उस समय 4% था। जब ये लोग छोड़ के गए 2014 में तो 10 और 11% के आकलन पे ला दिए। तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार क्यों गई? कांग्रेस की सरकार महंगाई के कारण गई, भ्रष्टाचार के कारण गई। कहीं ना कहीं ये लोग जो है एकदम महंगाई को ऊपर ले गए। आज इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है भैया। आज सारे मुद्दे हम लोगों ने जो जनता के वादे करके आए थे 2014 से, आज 2023 आ गया, 24 आ गया, हम सारे वादे पे काम किए, चाहे कोई भी हो। चाहे हमने कहा 12 सतत जो है, जो जन्म से लेके मृत्यु तक होता है, उसमें हम लोगों ने उस पे भी काम। राकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। हिमांशु जी से पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हिमांशु जी, राकेश जी को आपने पूरा सुना होगा, पूरा चिट्ठा लेकर बैठे, पूरा ब्यौरा लेकर बैठे, पूरी तैयारी के साथ बैठे। वो कह रहे हैं कि आपने पिछले 50 सालों में कुछ खास किया नहीं है। जो भी तमाम स्कीम पीएम मोदी ने चलाई, जो पीएम की गारंटी है, उसी का नतीजा है ये जो 25 करोड़, तकरीबन 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से 2014 में देश आजाद हुआ और 2014 के बाद ही सब काम हुआ है, उससे पहले कुछ काम ही नहीं हुआ। ये लोग जब बोलते हैं तो हंसी, अरे अब डिस्टर्ब मत कीजिए ना, आप जब बोल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं किया था। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है डिबेट। सुन लीजिए, धैर्य रखिए प्रभु, धैर्य रखिए, धैर्य की कमी मत बनाइए। आप लोगों का काम ही व्याकुलता आपका झलक रहा है कि आप कितने झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। ये लोग सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं। एक फिल्म का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सिर्फ झूठ बोलना ही इनकी फितरत है और कुछ नहीं। जब देश आजाद हुआ उस समय में एक सुई की फैक्ट्री इस देश में नहीं थी जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के दूरदृष्टि के कारण हमने सारे मुद्दों पर, किसानों से लेकर के, गरीबों से लेकर के, उद्योग धंधों से लेकर के सारे मुद्दों पर हमने विकास के रास्ते पर चलना शुरू। उस समय में प्रधानमंत्री बनना कोई ये नहीं था, गर्व की बात नहीं थी। उस समय में कांटों से भरा हुआ ताज था प्रधानमंत्री का पद। उस समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो काम किया, किस तरह से IIT, IIM, इसरो की स्थापना उन्होंने की और देश को विकास के रास्ते पर लेकर के आगे बढ़ा। 1971 में गरीबी रेखा की दर 57% थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कई योजनाओं की शुरुआत की। उससे पहले श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्होंने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर कैसे हों, इसके लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया था देश को। एक शाम भूखे रहने का आह्वान किया और देश में हरित क्रांति कैसे हो और श्वेत क्रांति कैसे हो, इसके लिए उन्होंने पहल की थी। 1973 में श्रीमान कृषक एवं खेतिहर मजदूर एजेंसी एवं लघु विकास एजेंसी की योजना की शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। उसका परिणाम ये निकला कि 1975 में गरीबी दर जो है, गरीबी उन्मूलन के लिए विस्तृत कार्यक्रम की शुरुआत की और उसका परिणाम निकला कि 1977 में 52% गरीबी दर जो है सो 52% आया। 1983 में यह घट के 44% आ गया। 1987 में यह घट के 38.9% पर आ गया। ये कांग्रेस सरकार की देन थी। ये लोग कहते हैं मौजूदा समय में गरीबी दर 32.8% है, लेकिन गरीबों की संख्या में आज वृद्धि हुई है। हमने यूपीए जब गवर्नमेंट था तो हम लोगों ने गरीबी रेखा से 27 लाख लोगों को बाहर निकालने का काम किया था। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है, ये लोग 24 लाख लोगों को फिर से गरीबी की रेखा के नीचे धकेलने का काम किया। ये सच्चाई, ये आंकड़ा है। यूपीए सरकार के समय में जिस तरह से मनरेगा और फूड सिक्योरिटी बिल ला करके गरीब के कल्याण के लिए काम किया गया था,
वह ऐतिहासिक था। ठीक है इसके बाद कुछ हिमांशु और जी, बातें हिमांशु मैं जी, मैं आपको आऊंगा आपके बताता पास में, बाकी हूं। मेहमानों को भी अपने साथ गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगा। मैं अशोक यादव साहब के पास आ रहा हूं। अशोक यादव साहब, वैसे तो चूंकि आप कांग्रेस का हिस्सा हैं, अभिन्न हिस्सा बन गए इंडिया अलायंस के साथ जुड़ के, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहूंगा। अगर 24 करोड़ से ज्यादा, तकरीबन 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आते हैं, तो सपा का क्या स्टैंड रहेगा? जाहिर तौर पर गरीबों की बात आपकी पार्टी भी करती है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि 25 करोड़ लोग या 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं कि सिर्फ आंकड़ों में आए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। तो अगर ग्राउंड रियलिटी चेक किया जाए तो ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, क्योंकि जमीन पे हकीकत कुछ और बयां कर रही है। आपको पता है कि पूरे विश्व में कहीं कोई ऐसा सोमालिया जैसा भी देश नहीं है जिसमें 82 करोड़ जनता को 2 जून की रोटी के लिए सरकार की तरफ मोहताज होना पड़े और 5 किलो राशन के लिए मोहताज होना पड़े। ये हकीकत इस देश की है। आज ये जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में एक कोई नीति आयोग से रिपोर्ट बनवा के लाए हैं। अब ये रिपोर्ट की हकीकत मैं फिर से कहूंगा बड़ी ही चर्चा का विषय है कि रिपोर्ट सही है कि नहीं है। हम लोगों को तो यही लगता है जमीनी हकीकत में ये रिपोर्ट पूरा झूठ का पुलिंदा है नीति आयोग का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर ये रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट जो इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट्स है, उन रिपोर्ट को ये लोग जो इनके खिलाफ जो रिपोर्ट आती है कहते हैं अरे ये रिपोर्ट बेकार है, ये रिपोर्ट किसी लायक नहीं है। अभी अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लिया जाए तो उसकी रिपोर्ट पे ये लोग कहते नहीं वो झूठी रिपोर्ट है, वो 125 में हम 111वें नंबर पे हैं। मतलब हमसे ज्यादा गरीब खाली 14 देश हैं इस पूरे विश्व में। सोच लीजिए, ये हमारी गरीबी का आलम है। हम पर कैपिटा इनकम 195 में 143वें नंबर पे हैं, 143 नंबर पे हैं हम पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि मेन इंडेक्स होता है जिसमें लोगों के रहन सहन की क्षमता, उनकी एजुकेशन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सब उसमें नापा जाता है। उसमें हम 191 में 132वें नंबर पे हैं। तो अगर हमारी जो एमपीआई की जो रिपोर्ट इनकी सही है, तो इसका मतलब है सारे रिपोर्ट जो मैं बताया हूं ये गलत है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो एमपीआई की रिपोर्ट सही है जो नीति आयोग ने बनाया है, या तो फिर ये सारे पैरामीटर्स गलत है जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने तैयार किए हैं। तो दोनों चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती। अभी मैं एनएफएचएस का एक बता रहा हूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, भारत सरकार का ही अंग है। इसमें एक अधिकारी ने सर्वे करके बताया कि हमारे यहाँ जो माल न्यूट्रिशन का जो स्तर है वो सोमालिया से भी नीचे का है, माल न्यूट्रिशन का स्तर। और वो उस अधिकारी को लोगों ने हटा दिया। ये कैसी रिपोर्ट तुमने बना दिया? तो ये स्थिति है। यहाँ पे कल्चर ऑफ साइलेंस मोदी साहब की सरकार में है। आप अगर बोलना है तो जो हम कहेंगे वो बोलिए। आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो या तो आपको हटा दिया जाएगा या तो आपके मुंह पे टेप लगा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही, इनकी अचीवमेंट्स भी है, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार ने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। इनका अचीवमेंट मैं आपको बता दूं, प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में 150वें नंबर पे पहुंचा दिए इस देश को। 150, मतलब उसमें भी वही स्थिति है। अचीवमेंट इनका है। एक अचीवमेंट इनका बहुत बढ़िया है, मॉब लिंचिंग वाला। ये पूरे देश के यूथ में, खास तौर से जो हिंदी बेल्ट्स हैं, इसमें इनके जो है कई संगठन काम करते हैं जो युवाओं को मॉब लिंचिंग की तरफ धकेलते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तमाम काऊ विजिलेंस ग्रुप बने हुए हैं, गोरक्षा दल के सदस्य बने हैं, और क्या नैतिक अनैतिक को काम करते हैं। वो जज भी बन जाएंगे, पुलिस भी बन जाएंगे, अदालत भी बन जाएंगे, सब बन जाते हैं। लोगों की पीट पीट के हत्याएं कर देते हैं। अशोक यादव जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। उससे पहले मैं रजा रिजवी साहब की एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। रजा रिजवी साहब, जो कुछ हो रहा है, पीएम मोदी का बयान भी मैंने आपको बताया, मैंने कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताया। पहली प्रतिक्रिया आपसे। देखिए, जब इंदिरा गांधी का शासन था जी, तो इंदिरा गांधी चुनाव के टाइम कहती थी गरीबी हटाओ कांग्रेस लाओ। उनका बहुत बड़ा ये स्लोगन था, हर पोस्टर पे लगा रहता था, गरीबी हटाओ और कांग्रेस लाओ। तो जाहिर सी बात है, गरीबी हटाओ कांग्रेस लाओ, उस टाइम के जो वोटर थे, मतदाता थे, वो उनकी बात से, उनकी योजनाओं से प्रसन्न होते थे, उनको वोट दे करके उनको जिताते थे। अब हमारे कांग्रेस के साथी जो सम्मानित बैठे हुए हैं, सम्मानित हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हुए हैं जी, जाहिर सी बात है ये विपक्ष में हैं, और जाहिर सी बात है विपक्ष का ये काम है कि अगर सरकार जो भी काम कर रही है उसको ये अगर हाँ हाँ कहते चले जाएंगे तो फिर विपक्ष की जरूरत क्या रहेगी। बिल्कुल, इनको तो कहना ही है कि साहब ये गलत है, ये साहब बिल्कुल गलत, उज्ज्वला योजना बिल्कुल खराब है,
और जो है वो 80 जो है करोड़ लोगों को भोजन पानी जो दिया जा रहा है वो बेकार है, और जो है जो सरकार की योजना है शौचालय वाला है, उज्ज्वला योजना है, ये योजना बिल्कुल खराब है। तो इनको कहना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के हैं, ये कैसे तारीफ कर देंगे जी, क्योंकि इनको तारीफ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष को महंगाई लगती है कि महंगाई है, तो विपक्ष कहीं मैं नहीं देखता हूं, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, कि महंगाई के लिए धरना कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो कि साहब सिलेंडर बहुत दाम बढ़ गया, और सब अनाज का दाम इतना बढ़ गया, आलू का दाम इतना बढ़ गया, और चना का दाम इतना बढ़ गया। कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है। तो इसके मतलब महंगाई अगर इनको लगती है, तो महंगाई अगर है, तो अगर महंगाई की चर्चा की जाएगी ज्यादा, तो ये क्या बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान के लोग भूखमरी में मर रहे हैं। ये बताना चाहता है विपक्ष, कमजोर करना चाहता है पूरे देश दुनिया में भारत के नक्शे को, कि भारत जो है एक कमजोर देश है। अब चलन दूसरा हो गया है जी, डेवलपमेंट आदमी चाहता है, आदमी चाहता है, विकास चाहता है। तो जाहिर सी बात है जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं महंगाई दिखेगी। सरकार कहां से लाएगी, बजट लाएगी, पैसा कहां से लाएगी, जीएसटी से लेगी, सरकार दाम बढ़ा के लेगी। तो उससे अगर विकास देखना, अगर आपको सड़कें अच्छी चाहिए, अगर आपको ट्रेन अच्छा चाहिए जी, अगर आपको अस्पताल में अच्छी दवाएं चाहिए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये बोझ आम जनता पे पड़ेगा। और हमें लगता है इसी वजह से विपक्ष के लीडर जानबूझ के धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं कि बढ़ने दो, महंगाई बढ़ेगी तो देश का विकास होगा, सड़कें अच्छी बनेंगी, हवाई जहाज अच्छे अच्छे आ जाएंगे, जो है बुलेट ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी, और जो है मेट्रो जो है लखनऊ के अंदर कई जगह खुल जाएगी, एम्स खुल जाएगा, हॉस्पिटल खुल जाएगा, जो है हर जिले के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज खुल जाएगी, तो डेवलपमेंट दिखेगा फिर। ठीक है, आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, चाहे अभी हमने समाजवादी पार्टी के मेहमान को सुना या हिमांशु साहब जो कह रहे थे नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर, इसकी सत्यता या इसके सत्यापन को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, या कांग्रेस सरकार में भी क्या सवाल उठे इन चीजों को लेकर, इसको लेकर चर्चा करेंगे। फिर से मैं रुख करूंगा बीजेपी की तरफ। राकेश पोद्दार साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश पोद्दार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले समाजवादी पार्टी को हमने सुना था, अशोक यादव ने कई गंभीर इल्जाम आपके ऊपर लगाए कि ठीक है आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं, पीएम मोदी के राज की बात करते हैं, लेकिन भले ही यहाँ पर गरीबी रेखा से हम लोग बाहर आ गए हों, लेकिन कुछ जगहों पर हमारी हालत इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा खराब है। खासतौर पर उन्होंने प्रेस की फ्रीडम को लेकर जिक्र किया, उन्होंने हिंदुस्तान में होने वाली मॉब लिंचिंग का जिक्र किया है और तमाम बातों को लेकर कहा है। क्या कुछ कहेंगे आप राकेश पोद्दार साहब? पे बात कर रहे थे जी, तो उसमें हम कह रहे कि कोरोना काल के बाद 2020 के बाद भी, कोरोना काल के बाद भी जो महंगाई देश में दिखी, उस पे भी हम लोगों ने याद करने की कोशिश की। फिलहाल देश में एक बार फिर उद्योग धंधों की रौनक आया है, सेंसेक्स के नई ऊंचाइयों की तरफ अक्सर है, जीडीपी 2 अंकों से बढ़ोतरी हुई है, बाजार की हालत संभलती दिख रही है। जब ये भाई साहब हमारे बात कर रहे थे कि ये जो रिपोर्ट हम लोग अपना तैयार कराते हैं, ऐसा नहीं, नीति आयोग का रिपोर्ट होता है और उस पर हम लोग काम करते हैं। नीति आयोग पहले योजना आयोग था, हम लोग नीति और नियत एक ही होता है। भारतीय जनता पार्टी ने नीति आयोग का नाम भी, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रखा। जिनका नाम रखा, नियत जिनकी होनी चाहिए वर्क काम करने का, उसका नाम नीति आयोग रखा। आप लोग सिर्फ योजना बनाते थे लेकिन उस पर काम नहीं होता था, हम लोगों ने नीति आयोग बनाया, उस पर हम लोग काम करते हैं। और रही बात ये कह रहे हैं कि इनका जो रिपोर्ट है कि गलत है, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र जी हैं, उन्होंने इनका रिपोर्ट जारी किया है। उनके रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, और हमारी सरकार लगातार अक्सर लगी हुई है कि आने वाला समय में 1% पे हम इसको लाने की कोशिश करेंगे 2024 के बाद जब हमारी सरकार बनेगी। और हम इन लोगों के एक चीज और आज कह देना चाहता हूँ कि आप लोग चिंता मत, ये कोई वैकेंसी नहीं है 2047 तक। जब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। और संकल्प लिया है, मंदिर में जाके संकल्प लिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं संकल्प लेता हूँ विकसित भारत बनाऊंगा। आप चाहे आंकड़े कहीं का बोलिए कहीं का हो, आप नीति आयोग को नहीं मानते हैं जी। और मोदी जी की गारंटी को नहीं मानते, मीडिया को आप लोग नहीं मानते, ईडी को नहीं मानते, सीबीआई को नहीं मानते, तो किसको मानते हैं? और आप मंदिर को नहीं मानते हैं। ये लोग किसी को मानने वाले लोग नहीं है, सिर्फ ये लोग दिखावे की राजनीति करते हैं। सिर्फ विकास के नाम पर इनसे पूछा जाए तो कह देंगे इंदिरा गांधी जी ने क्या, जवाहरलाल नेहरू ने क्या। आज हमारे कांग्रेस के एक नेता बैठे हुए महंगाई की बात अलग हटकर एक बात करना चाहता हूँ, ये बात करते हैं
गांधी के नाम का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की बेटी नेहरू लगाना चाहिए, इंदिरा नेहरू लगाना चाहिए, इन्होंने गांधी क्यों लगाया? तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ लोगों के कंधे पे बंदूक चलाने का काम करते हैं। आज हमारे रियाज भाई बैठे हुए हैं, 15% वोट आपके हैं, क्या इन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए काम किया? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति इन लोगों के लिए। हम लोगों ने यहाँ मुस्लिम भाइयों के लिए 3 तलाक जैसे मुद्दे लाए, हज पे भेजने की ज्यादा काम करने की कोशिश की। और उसके बाद आज मैं आपके चैनल के माध्यम से रियाज भाई बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 20 लड़के को IAS IPS मुस्लिम से भी बनना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग उसका पैसा अलग से फंड देने का काम करती है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ कंधे पे लोगों के बंदूक चलाने का काम किया। इन्होंने सिर्फ कोई काम नहीं किया, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखा और राजनीति 70 साल किया। लेकिन हम लोग ने अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं उनके लिए भी काम करते हैं, चाहे दलित हो, चाहे मां दलित हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत दा भला। हम लोग सभी का भला मांग। ठीक है, हिमांशु जी कुछ बोल रहे थे आप। देखिए, इन लोगों को निजी टिप्पणी करने से थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। किसी भी अपने देश में जो सनातन धर्म है, जो लड़की शादी होती है तो उनके हस्बैंड के पति के नाम से उनका सरनेम होता है। तो जब फिरोज गांधी जी से इंदिरा जी की शादी हुई तो फिर नेहरू सरनेम क्यों होता? इनको क्यों आपत्ति है इस बात से? ये तो प्रश्न पर आ जाते हैं। इनके पत्नी का नाम इनके ससुर के सरनेम से है क्या? ये जवाब देंगे क्या? है राकेश जी, इस तरह की बातें वो सी हरकत करते हो आप, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारे मोदी जी तो अपनी पत्नी को छोड़ के चले आए हैं और तुम आकर के लंबी चौड़ी बातें करती हो यहाँ पर, शर्म आनी चाहिए। मेंटल इलाज कराओ, मेंटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तुम लोगों को। दूसरी बात, आप कह रहे थे 22 लीटर तेल गरीबी उन्मूलन के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी, मेंटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तुम लोगों को। तुम्हारे जो मोदी हैं वो तो अपनी पत्नी को छोड़ के आ गए, अब क्या बात करोगे तुम? छोट मोटी हरकत करने वाले लोग। गरीबी उन्मूलन के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रीवी पर्स योजना जानते हो? पढ़ लिख करके आया करो, को खत्म किया था। और 565 रियासतों को जो पैसा दिया जाता था, जो 5,000 से लेकर के 1 लाख रुपया प्रति साल, उसको खत्म करने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी उन्मूलन के लिए जो निजी बैंक था उसका सार्वजनिकरण किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज क्या कर रही है? आज जनधन योजना के नाम पर गरीब का पैसा खाता में डलवाता है और अपने उद्योगपति मित्रों का पैसा ऋण माफी करवाता है। आज किसी किसान का ऋण माफी नहीं हुआ, किसी खेतिहर मजदूर का ऋण माफी नहीं हुआ। हिमांशु जी, कौन कौन से व्यापारियों के कर्ज माफ हुए, जरा जिक्र करेंगे आप? ये कह रहे थे कि आज देश विकास कर रहा है, एम्स बन रहा है। अरे लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि बिहार के दरभंगा में एम्स चालू हो गया, जबकि सच्चाई है कि बिहार के दरभंगा में एम्स के लिए अभी तक भूमि पूजन भी नहीं हुआ। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? लेकिन सर ठीक है, हिमांशु जी बीच में रोकना चाह रहा हूं आपको। आपने जो बात बोली है कि बहुत से जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून है, उनका कर्जा माफ किया है, कौन से नाम जरा जिक्र करेंगे आप? इनका जिन लोगों का सरकार ने कर्जा माफ किया है? जितने उद्योगपति मित्र हैं इनके, अडानी है, अंबानी है और जितने भगोड़े मित्र हैं, सारे लोगों का कर्जा। नहीं सर, उनके लिए तो बाकायदा ब्रिटेन जा रही है NIA, उनके लिए तो ब्रिटेन जा रही है NIA। अभी हाल ही की खबर है, कल की खबर है। तो ब्रिटेन तो जा रही है, लेकिन आप देख लीजिए ना, सर्च कर लीजिए ना कि उनका जो कर्जा है वह भारत की सरकार ने माफ कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूं। अशोक यादव जी, आपने जो बातें कही थी उसको बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी ने काउंटर किया और वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारी स्कीमों का ही असर है। उस वक्त जब बोल रहे थे अशोक राकेश साहब, तब आप मुस्कुरा भी रहे थे। देखिए ऐसा है, हम राकेश साहब की बातों का बस यही जवाब देंगे कि ग्राउंड रियलिटी इनकी रिपोर्ट से मैच नहीं कर रही है। और ये मैं नहीं, ये पूरी जनता कहती है कि ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है। अभी जो है हमारे रजा साहब बोल रहे थे, विपक्ष जो क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट की, आप ये बताइए विपक्ष का रोल क्या है? विपक्ष का और मीडिया का, दोनों का रोल यही है सरकार को आईना दिखाने का।
अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम अगर उनसे हकीकत, वो तो झूठ का पुलिंदा पेश कर ही रहे हैं जनता के सामने, अगर उसी झूठ के पुलिंदे को हम लोग भी पढ़ने लगे, उसी पुलिंदे को मीडिया भी पढ़ने लगे, तो मीडिया और विपक्ष का रोल कहां से रहेगा? संविधान ने मीडिया विपक्ष को इसीलिए फोर्थ पिलर बताया था। तो अच्छा, दूसरी बात ये करें 2047 तक हम नहीं छोड़ेंगे, देश को विकसित करके ही मानेंगे। हाँ। अरे जब जैसे जैसे देश गरीब होता गया, भाजपा अमीर होती गई, अडानी अमीर होता गया, अंबानी अमीर होता गया। कौन सी ऐसी योजना लाए हैं? अभी तो उज्ज्वला योजना की बातें कर रहे थे, ये कौन सी योजना है भाई? आप कहते हैं 65 साल 70 साल कांग्रेस ने शासन किया जी, देश को उन्होंने लूट लिया। ठीक है, आज पूरे हिंदुस्तान में 765 जिले हैं लगभग जी, और किसी जिले में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत 1% जिले या 2% जिले होंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी का अपना खुद का ऑफिस होगा बढ़िया। बाकी हर जगह किराए पे है। आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ कौन सा ऐसा सोने खजाना लग गया, मुर्गी, कौन सी मुर्गी लग गई वो सोने का अंडा दे रहे भैया? 765 जिला मुख्यालयों में इनके 3 स्टार ऑफिसेस बन गए। बताइए, एक ऑफिस का कम से कम अगर जमीन और उसका कंस्ट्रक्शन और सारा इंटीरियर लेके देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 करोड़ का है। आप 765 में उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कौन सी ऐसी इनकी स्कीम है भाई कि भाजपा अमीर होती जा रही है, देश गरीब होता जा रहा है? आज देश की आर्थिक स्थिति की बात चूंकि कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो देश की जीडीपी है, आज पहली बार ऐसा हुआ जिसने आईएमएफ ने वार्निंग दिया देश को कि आपकी जीडीपी विदेशी कर्ज के बराबर होने जा रही है। ये श्रीलंका की स्थिति में हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। और माहौल कैसा बनाया जा रहा है? ऑल इज वेल, देश चमक रहा है, मोदी जी चमक रहे हैं, विश्व गुरु बन गया देश, हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे यहाँ वो हो गया। अरे सर सुन लीजिए, मैं 2047 तक एक्चुअल में इनका प्लान क्या, मैं बता दूं आपको। 2047 तक इनका प्लान है ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, जो डेमोक्रेसी के लिए, जो संविधान को बचाने के लिए जो चेक एंड बैलेंसेस बनाए गए थे ना, उनको डिमोलिश करने का इनका प्लान है। आप देखे होंगे 2 मार्च 2023 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक फैसला दिया था कि इस देश में इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन और जो सहायक इलेक्शन कमिश्नर है, उनको चूज करने के लिए पैनल बनाया था। ये 5 जजों की पीठ ने बनाया था, ऐसा नहीं कि 2-3 से या 3-2 से फैसला आया था। और उसमें था सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको चूंकि ये है कि हमें चुनाव में बेईमानी करनी है, हमें अपने पॉकेट का चुनाव आयुक्त चाहिए भैया, ताकि मोदी जी अपने हेलीकॉप्टर में कुछ भी लेके घूमे, अशोक लवासा जैसा अधिकारी उनका हेलीकॉप्टर चेक कर देगा तो उसके घर में छापा पड़ जाएगा। ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिए मोदी जी को। वो चाहिए कि मोदी जी कह दिए कि ऐसे करो, हमारे हिसाब से डेट घोषित करो, वैसे घोषित करेगा। बहुत गंभीर इल्जाम लगाए गए, बहुत बड़ी बात है रियाज। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करने के लिए 2037 तक इनका टारगेट भैया, ताकि देश चाइना की तरह हो जाए, देश में रसिया की तरह व्यवस्था हो जाए, एक पार्टी एक तानाशाह, लाइफ लॉन्ग, ये व्यवस्था इनकी है। देश को विकास का एजेंडा नहीं इनका है। ठीक है, सुन लिया। ठीक है, राकेश जी से जवाब ले लेते हैं जी। देखिए रियाज जी, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये बात कर रहे हैं। पहला तो मैं इनका काउंटर करना चाहता हूँ, बाबा साहब के संविधान के बारे में इन्होंने बोला कि संविधान खतरे में भैया। बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही माननीय न्यायालय का जो उचित, उन्होंने कहा मंदिर बनाओ तो मंदिर बना रहे हैं, उन्होंने कहा मस्जिद बनाओ तो मस्जिद बना रहे हैं, तो सरकार का काम होता भैया। और बाबा साहब के संविधान को कहीं खतरे में नहीं। और आपको लग रहा है 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। हम लोग 3 राज्यों में अभी सरकार में बनाए हैं और तेलंगाना में जो 8 सीट पे हम लोगों की 1 सीट थी, 8 सीट पे आए। कहीं ना कहीं हम लोगों की जनता का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए। आप लोग, मैं आज रियाज जी की बताना चाहता हूं कि आप इनसे पूछिए, कांग्रेस के खिलाफ 1974 में जनता दल से निकला, राष्ट्रीय जनता दल बना, जनता दल यूनाइटेड बना, फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी बनी, शरद पवार की पार्टी बनी, अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी अलग बन के बनाए पार्टी जनता दल से हटकर। ये लोग सब कांग्रेस के खिलाफ थे, समाजवादी थे 1974 में। लेकिन आज इन्हें लग रहा है कि कुर्सी पे कैसे बैठा जाए, कैसे कुर्सी पे जाया जाए, इसलिए राजनीति करते। उसी कांग्रेस के साथ चले गए। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा कि भारत को एक विश्व गुरु बनाना है, लेकिन इन्होंने समाजवादी के नाम पर आज कांग्रेस के साथ गलबैया में बैठे हुए हैं। सब परिवारवाद है। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा कहती है पहले राष्ट्र है,
फिर पार्टी है, फिर हम लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ चले जाइए, इन लोगों का महत्वाकांक्षी लोगों को देखिए। पहले ये लोग अपनी कुर्सी पे बैठेंगे, परिवार बस, चाहे अखिलेश यादव ले लीजिए, चाहे फारूक अब्दुल्ला ले लीजिए, चाहे शिबू सोरेन ले लीजिए, चाहे शरद पवार ले लीजिए, चाहे ममता बनर्जी ले लीजिए, हम सभी लोगों की बात करते हैं। पहले ये लोग अपनी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। अखिलेश जी के पूरे परिवार देख लीजिए, अखिलेश, डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, कितने ज्यादा भरे हुए हैं। ये सब परिवार के लिए काम करते हैं, देश के लिए कोई काम रियाज भाई नहीं करते। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 2014 से 2019 और 24 के बीच में हम लोगों ने क्या काम किया। आयुष्मान कार्ड बनाया, 12 करोड़ शौचालय बनाया, जनधन योजना, किसान के सीधा खाता में 6,000 रुपया जाता है। और एक कांग्रेस के भाई बैठे हुए, इनको पता नहीं मनरेगा को कितना 160 रुपए देते थे, आज हम 220 रुपया दे रहे हैं। स्वच्छ भारत बनाया। और मैं आपको रियाज भाई की और बताना चाहता हूं कि मदरसा में, जो फर्जी मदरसा में लोग बैठ के पढ़ाते थे, उस मदरसा को भी हम लोग ने सुधार करने का काम किया कि जो गरीब बच्चे जो मदरसा में पढ़ते हैं उसको भी कैसे पढ़ाया जाए, उसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि फर्जी मदरसा नहीं चलना चाहिए, मदरसा चलना चाहिए। जो गरीब बच्चा है, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ गरीब बच्चा है, मुस्लिम के बच्चे बैठे हुए हैं, उनको भी पैसा दिया जाए कि ताकि वो भी आगे बढ़े देश के लिए। 16 करोड़ हम लोगों ने घर बनाने का काम किया। दिव्यांग योजना लाया। दिव्यांग योजना क्या है इनको पता भी नहीं। मैं समझूंगा आपसे, मैं समझूंगा, लेकिन हिमांशु जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हिमांशु जी, खत्म कर दूंगा। रियाज भाई, दिव्यांग योजना मैं अशोक साहब, मैं यहाँ पे आपको सही करेक्ट कर दूं, मेरा नाम शिफान है, रियाज नहीं, शिफान मेरा नाम है, मैं करेक्ट कर दूं आपको। मैं आ रहा हूं आपके पास। हिमांशु जी को एक मौका दे देते हैं। जी हिमांशु जी। देखिए, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो 3 चीज रख के आते हैं। 3 चीज बोलेंगे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और सनातन। लेकिन सच्चाई ये है कि परिवारवाद के सबसे बड़े पोषक यही लोग हैं। अब जैसा कहां से आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां से आ गए, अनुराग ठाकुर कहां से आ गए, पंकजा मुंडे कहां से आ गए, ये रविशंकर प्रसाद कहां से आ गए, प्रवेश वर्मा कहां से आ गए। ये लोग परिवारवादी नहीं है, ये परिवारवाद के पोषक नहीं। इनको अपना परिवारवाद नहीं दिखता है। राजनाथ सिंह के पुत्र इनको दिखाई नहीं देता है। तो ये परिवारवाद के सबसे बड़े पोषक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये सिर्फ परिवारवाद की बात कर रहे हैं। ये आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे थे। 24.9 लाख मुर्दों का इलाज, जो जरूरतमंद लोग थे उनका इलाज आयुष्मान कार्ड से नहीं हो पाया, लेकिन 24.9 लाख मुर्दों का इलाज आयुष्मान कार्ड से हुआ। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये विपक्ष का कोई नेता नहीं कर रहा है, ये सीएजी का रिपोर्ट है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इनका आयुष्मान भारत कार्ड में हुआ है। इसके बाद ये बोल रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव हुए और हमें जनमत मिला। इनको पता होना चाहिए कि 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को 10 लाख ज्यादा मत मिला। सच्चाई है कि इनको सीट ज्यादा मिल गया, लेकिन वोट की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। इनको समझना चाहिए। मोदी की गारंटी डेली सुनते होंगे, आप भी सुनते होंगे, मोदी की गारंटी। ये उत्तर प्रदेश गए थे, किसानों से वादा किया था कि पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये मोदी की गारंटी है। कहां गया मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी थी कि 2 करोड़ लोगों को देश में प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। कहां गया मोदी का गारंटी? इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख सबके खाते में देंगे, काला धन लाएंगे। कहां गया मोदी की गारंटी? ये कहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद सरेआम महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। मैं ये आपके सवालों के जवाब भी मैं काउंटर भी लूंगा, लेकिन ठीक है, मैं रजा रिजवी साहब के पास आ रहा हूँ। रजा रिजवी साहब, जब ब्रेक पे गए थे, ब्रेक पे जाने से पहले आपने इस बात को कहा था कि विपक्ष में बैठे, लेकिन चूंकि उनका काम है विपक्ष का कि वो सरकार की आलोचना करे, इसलिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन सर, ये भी बात समझनी होगी कि कम से कम विपक्ष को ये सामने जो कुछ चल रहा है उसको सामने तो लाना होगा, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो अपोजिशन हो। जो सरकार की आलोचना या सरकार की जो कुछ नीतियां हैं जहां पर गलतियां होती हैं उनका जिक्र तो होना जरूरी हो जाता है। रजा जी, देखिए शेफान साहब, ऐसा है कि विपक्ष इस टाइम बहुत अच्छे तरीके से जो उसकी जरूरत होती है, जो उसका काम है, वो अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा नहीं पा रही है। इसके लिए जरूरत होती है, अगर लगता है विपक्ष को कि सरकार कोई ऐसा काम कर रही है और सरकार वो काम ठीक नहीं कर रही है जी, तो उसके लिए सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं ये लोग?
खाली न्याय यात्रा, जोड़ो यात्रा, ये ठीक है, जोड़िए, न्याय मांगिए, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, लेकिन आप मूल चीजें हैं उस पर आपका कोई बहुत अच्छे तरीके से, किसी भी पार्टी का मैं देखता हूं पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में कहीं कुछ नहीं, खाली जोड़ तोड़ है कि ये बिरादरी इकट्ठा हो जाए, ये विपक्ष वाले इकट्ठा हो जाएं, तो ऐसे इकट्ठा होकर के हमारे एमपी जीत जाएं, हम सरकार तक पहुंच जाएं। ये जोड़ तोड़ बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है पूरे देश में कि आज हम बैठेंगे और कल तुम बैठोगे और ये संगठन हमारे पास आ जाए, ये हमारे समाजवादी हमसे मिल जाए और टीएमसी हमसे मिल जाए और एनसीपी हमसे मिल जाए, ये मिल जाए, गठबंधन कर लें, गठबंधन करके और हम आगे बढ़ जाएं। अरे आप किसी भी सरकारें जो होती हैं, सरकारें के बहुत अच्छे काम होते हैं, बहुत से सरकारों के ऐसे काम होते हैं जो आम जनता को लगता है कि नहीं है ठीक होती है, लेकिन सरकार समझती कि ठीक करती है। अब 2013-14 में 29.17% था, 22-23 में आप समझिए 11.28% हुआ, 17.89% की अंक की कमी आई है जी। तो ये कैसे कमी आई, ये इस पर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए कि कैसे कमी आई। 9 वर्षों में 24.82 करोड़ का कैसे जो लोगों को लाभ हो गया, इस पर होना चाहिए। पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, मातृत्व और जो है स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा या आदमी के बिजनेस। आज मैं बताता हूं, मैं गोमती नगर में रहता हूं, मैं तो रहने वाला गोंडा का हूं, 2003 में मैं यहां गया था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं 1-2 साल से जी शफान भाई जी, मैं अपने घर से निकलता हूं, सामने जयपुरिया स्कूल और यहां से लेकर के पूरे वहां तक इतनी दुकानें आ गई हैं, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी दुकानें आ कैसे गई। तो कहीं ना कहीं खाली जो है वो आधार कार्ड दे करके 1 लाख से लेके 7 लाख तक का लोन, इससे पहले जो सरकारें थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे प्रिंटिंग प्रेस लगवाने के लिए सन 85 में इतना दौड़ना पड़ा है स्टेट बैंक में कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, वो कागज लाओ। एक बार तो हुआ कि छोड़ो यार, कहां फंस गए भाई जी। लोन की दुनिया में। आज वही चीज है कि आधार कार्ड लेके जाइए और 1 लाख से लेके 7 और 10 लाख तक पा जाइए जी। मेरी बेटी बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक बंबई में मोहम्मद अली रोड पे जो है वो अब्दुल रहमान स्ट्रीट ब्रांच है, उसकी ब्रांच मैनेजर है जी। तो मैंने उससे पूछा, बेटा 1 से लेके 10 लाख तक तुम देती हो? कहने हम लोग 7 लाख तक लोन दे देते। ठीक। तो अब जाहिर सी बात है, जो आदमी बिजनेस करना चाह रहा है जी, उसका 1 से 7 लाख में बढ़िया बिजनेस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मैं तो मुसलमान आदमी हूं, मैं कहता हूं पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सूरज निकलने से पहले तुम काम पर निकल जाओ और सूरज डूबने के बाद घर पर आ जाओ, नौकरी के लिए नहीं कहा। ठीक है, तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि जो आज नीति आयोग ने, दरअसल परसों ये नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, जिसके बाद ये कहा गया कि 24.82 करोड़ तकरीबन लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, उसको लेकर पहले की सरकार में यानी कि कांग्रेस के दौरे इख्तियार में कितना फर्क था और अब कितनी तरक्की हुई है, इसी को लेकर चर्चा लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम पार्टी के जो चेहरे हैं वो जोड़े हुए हैं। और हिमांशु साहब, आपके पास आ रहा हूं मैं, रिजवी साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। रिजवी साहब कह रहे थे कि ठीक है, कुछ जो स्कीम्स हैं उनका जिक्र जरूर होना चाहिए, जैसे कि खासतौर पर जो छोटे व्यापारी हैं जो 1 लाख से 10 लाख के बीच में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको ये तो सच है कि लोन लेना बहुत इजी आज के दौर में हो गया है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस को लेकर हाल ही में अनुराग ठाकुर का हमने बयान देखा था संसद में, जब वो बोल रहे थे कि कितना आसान कर दिया है, एक पोर्टल को खोलना, एक वेबसाइट को चलाना बहुत आसान हो गया। उस दौर में शायद मुश्किल भरा रहा होगा, उस दौर में हम तो नहीं थे। आपसे चाहूंगा कि इसमें बुराई क्या है? चूंकि आप विपक्ष में हैं इसीलिए आपको विरोध करना है, मुखालफत करनी है? तुम्हारी फाइलों में जी गांव का मौसम गुलाबी है। ये बात जी, ये जो भी बात ये लोग कह रहे हैं बिल्कुल ही असत्य है। मैं अपनी बात, ये अपनी बात कह रहे थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं अपने पुत्र के लिए, एजुकेशन लोन के लिए दर दर भटका हूं और आपको मैं बता दूं, आज के डेट में एजुकेशन लोन नहीं मिला मुझे। आज एजुकेशन लोन के लिए मैं अभी भी भटक रहा हूं। ये स्थिति है इस देश में। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है और अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहा है। कीट आप जानते हो, एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है इस देश का।
आपको जो भारत सरकार द्वारा रैंकिंग तय की गई है उसमें 24वें नंबर पर है पूरे देश में। और ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे को आज एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है, ये आज की सत्यता है। आज जो भी बातें की जा रही है सिर्फ बनावटी और फर्जी है, सिर्फ किताबी बातें हैं, ये फाइलें की बातें हैं, कहीं कोई शहर जमीन पर ऐसी बातें नहीं है। हमारे मित्र कह रहे थे कि सबका साथ और सबका विकास, मुझे कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबका साथ तो जरूर ये लोग लिए, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ। विकास हुआ तो चंद उद्योगपति मित्रों का विकास हुआ। आज देश में आप देख लीजिए, गरीब तेजी से गरीब हो रहा है और अमीर बहुत तेजी से अमीर हो रहा है। आज देख लीजिए अडानी और अंबानी की संपत्ति में कितनी तेजी से वृद्धि हो रही है और गरीब किस तरह से भुखमरी पर जा रहा है। सच बोल रहे थे हमारे मित्र, आज हम भुखमरी के मामले में 111वें नंबर पर हैं पूरे विश्व में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उससे हम भुखमरी के मामले में आगे निकल गए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ये समझने की बात है। आज पूरे देश में जो माहौल है, जो बेरोजगारी का आलम है, क्या होता था, जो गरीब वर्ग के लोग होते थे उसका बच्चा फौज में जाता था। आज फौज की नौकरी में अग्निवीर जैसी योजना ला करके किसान का बेटा जाता था फौज में। आज अग्निवीर जैसी योजना ला करके उसके अरमानों पर पानी फेरने का काम इस सरकार, मोदी सरकार ने किया है। किसान को पंगु बना दिया है, किसान को जमीन हथियाने का काम कर रही है सरकार। एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं दिया है सरकार, जो एमएसपी का वादा करके आया था कि हम एमएसपी का कानूनी गारंटी देंगे। एमएसपी नहीं मिला, आज उसके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है। सच्चाई आज देश की ये है। आप शहर में घूमते होंगे, लेकिन आज जो ग्रामीण इलाका है उसमें जाकर के देखिए, बेरोजगार युवक कैसे दर दर भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों का पलायन हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, देश में आक्रोश बढ़ रहा है। इसको समझने की जरूरत। ठीक है अशोक यादव जी, बात को आप बढ़ाएंगे, क्या कुछ कहेंगे बीजेपी के लिए? तमाम बातों को लेकर, लोन को लेकर जो बात कही थी रिजवी साहब ने, मैंने उसको बढ़ाया, उसके बाद कांग्रेस ने इस बात को कंडम किया। उसने बिल्कुल साफ तौर पर यह कह दिया कि उनको एजुकेशन लोन तक नहीं मिला। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है। जाहिर तौर पर इस समाज में हम लोग रहते हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर की जहां तक बात हो रही है, बैंकिंग सेक्टर में इनकी वजह से कहीं भी सुधार नहीं हुआ। आप देखेंगे कि किस तरह से बैंकों का जो मर्जर इन्होंने किया, इसमें हजारों लाखों कर्मचारी जॉबलेस हो गए जी। अच्छा, मर्जिंग की वजह से आज भी जो बैंकों की मर्जिंग हुई है, उनके कस्टमर आज भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कहते नहीं वहां अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक तो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के अकाउंट है तो नहीं, वहां से पैसा नहीं वहां से मिलेगा। देखिए, मर्जिंग की वजह से बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हुआ है। आपने एम्प्लॉय कम किए हैं, वो जॉबलेसनेस की तरफ गया मामला। दूसरी तरफ जो सरकार की जो कमर टूटी है, मैं आपको बताऊं, जो रियल उसकी वजह है, इन्होंने जो रिटर्न ऑफ का जो इन्होंने एक कल्चर, मतलब एक नई ऊंचाई दिया रिटर्न ऑफ, 10,60,000 करोड़ रुपए का इन्होंने रिटर्न ऑफ किया है। ये अपने आप में आज तक आजादी के बाद से इतना रिटर्न ऑफ कभी नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज जो आईएमएफ की वार्निंग, मैं इसके पहले बात कर रहा था कि उसने कहा कि 205 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज देश पे हो गया। अभी ये एमपीआई की बात कर रहे थे, 2013 का आंकड़ा पेश कर रहे थे। मैं आपको 2014 तक का बता रहा हूं कि सिर्फ 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था। आजादी के बाद से लेकर 1947 से लेकर के और 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था इस हिंदुस्तान के ऊपर, और इन्होंने 10 साल में 205 लाख करोड़ बढ़ा दिया इसको। तो ये अगर सारी चीजें ठीक जा रही हैं, हमारे जेब में अगर पैसा है, तो हम क्या, मतलब इस तरह स्थिति होगी कि हम लोन लेते जाएं बाहर से। और विकास के नाम पे क्या हुआ, विकास के नाम पे देश में देख लीजिए क्या स्थिति है। सिर्फ और सिर्फ 82 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। विकास हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ फंड, अभी जो कांग्रेस के साथी कर रहे थे, वास्तव में सेंट्रलाइजेशन ऑफ फंड, विकास कुछ लोगों का हो रहा है। समाज में जो 2% लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका विकास हो रहा है। बाकी 98% जनता उस विकास से अछूती है। वो लोग तो संघर्ष कर रहे हैं 2 जून की रोटी के लिए, आज भी संघर्ष हो रहा है जी। ठीक है, अब राकेश जी, दोनों विपक्षियों को आपने सुना, आपने क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? वो तो सीधे तौर पर आपके बातों को, आपके वादों को हवा हवाई बता रहे हैं। वो कह रहे हैं बीइंग अ फादर, अगर वो अपने बेटे को एजुकेशन लोन दिलवाते हैं तो आसानी से मिल नहीं रहा है। देखिए रियाज भाई, शफान मेरा नाम है सर, पहले भी दुरुस्त कर चुका हूं मैं आपको। अडानी और
जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, इन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी के लिए हम लोग काम करते हैं। हाँ। अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में थी, 65,000 करोड़ रुपया गहलोत जी की सरकार ने लिया और एक कोई शिलान्यास किया उनमें। उन्होंने जब सरकार इनकी थी तो बगल में बैठ के अडानी को बैठाते हैं, अंबानी को बगल में बैठाते हैं और कहते हैं कि उनके लिए विकास हुआ। जब पैसा लेना होता है अडानी से तो 65,000 करोड़ रुपया ले लिया। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक चीज और मैं बता रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नियम बनाया था, एक आयोग बनाया था कि नौकरी कैसे निकलती है सरकारी नौकरियों से, मतलब सरकार गवर्नमेंट से कैसे नौकरी निकाला जाता है। उसमें से निकाला गया कि 10% अगर नौकरी निकलती है तो 35% लोग आत्मनिर्भर होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने 10 साल में 1 करोड़ लोगों की नौकरी दी। सरकारी आंकड़े के अनुसार ही मैं बता रहा हूं, 1 करोड़ नौकरी दी, उसमें 36 यानी उनकी आत्मनिर्भर लोग बने, यानी 3 करोड़ 60 लाख लोग आत्मनिर्भर बने और 1 करोड़ लोग की नौकरियां मिली 10 साल के अंदर। 10 साल की मैं बात बता रहा हूं, यानी कुल मिला के 4 करोड़ 60 लाख लोग को रोजगार और नौकरी मिला। इनको सिर्फ 2 करोड़ दिखता है। मैं दूसरी बात आ रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि G20 हुआ वसुधैव कुटुंबकम के अंदर, सभी विश्व के सब राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि आप कोरोना के बाद कैसे डिजिटल कर दिया। भैया उंगली थोड़ा रखिए, बाद में बोलिएगा। डिजिटल कैसे कर दिया, जनधन खाता कैसे आपने लोगों को खोल दिया, कैसे आज देखते पेटीएम के साथ सीधा लोगों के घर में पैसा जाता है, लोग बैंकिंग का काम मोबाइलों पे करता है, तो पूरा डिजिटल आज हुआ है। आज मैं इनको कहना चाहता हूं, आप कह रहे 14% लोग कोरोना के बाद आत्मनिर्भर हुए। तो और दूसरी बात रही, और आने वाला समय में हम लोग विकास के नाम पे लड़ेंगे। हम लोगों ने बिहार में अपना क्या कहते हैं, ठीक है सर, मेरे पास राकेश जी छोटा सा रियाज जी, मैं छोटा सा, हम लोग आएंगे विकास के नाम पे लड़ेंगे। ये लोगों ने जाति में बांट दिया बिहार को, लेकिन हम लोगों ने समर्थन किया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कहती देश के अंदर आने वाला 24 में गरीबी और महिला और किसान और युवाओं पे हम लोग काम करेंगे। अभी कभी अगर आपको डिबेट कराना होगा तो इसको बुला लीजिएगा। मैं रोजगार पे भी बोलती हूँ, आज महंगाई पे हुई है, रोजगार पे भी बोलने के लिए तैयार हूँ। मैं सारे इनको डाटा दूंगा। ठीक है राकेश जी, ठीक है। रजा जी, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं हिमांशु जी से ले रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ आपके पास। लास्ट कमेंट आप ही को दूंगा। जी हिमांशु जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र इतने झूठ सफाई से बोल रहे हैं, कहने की बात नहीं जी। ये बोल रहे थे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। इन लोगों ने सिर्फ बनावटी बातें की है। बनावटी बातों के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। कहीं रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। यदि रोजगार का सृजन होता तो अग्निवीर जैसी योजना लेकर के ये लोग नहीं आते। अब समझने की बात है, आज कितने लोगों को इन लोगों ने नौकरी से निकाला है, इसका आंकड़ा है इनके पास। आज कितने लोग आंकड़ों में जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी सर। ठीक है हिमांशु जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। रजा रिजवी साहब, आखिरी कमेंट आपको दे रहा हूं। देखिए, आखिरी कमेंट ये है कि अब जो नौजवान आज का है वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है, पेंशन उसको बाद में पाना नहीं है, संविदा पे जाना है, उसको 10,000, 15,000, 20,000 मिलना है, तो सीधे सीधे व्यवसाय की तरफ जा रहा है, बिजनेस की तरफ। अब वो जान रहा है कि बिजनेस करूंगा तो शाम तक अपना अगर बिरयानी का भी ठेला लगा लिया तो शाम के 1-2 हजार रुपया घर पहुंचा दूंगा। तो ये अब आज बिजनेस की तरफ आम जनता जा रही है। अब नौजवान जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु साहब। कांग्रेस का पक्ष आपने रखा, मैं माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया। राकेश पोद्दार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अशोक यादव जुड़े थे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। रजा रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी अपना नजरिया जो है वो बताया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जो गरीबी रेखा से ऊपर जो बड़ा एक तबका आया है सामने, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, खुद पीएम मोदी ने इस चीज को भुनाने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इन बातों से इत्तेफाक कांग्रेस ने हमेशा की तरह नहीं रखा है। जाहिर तौर पर विपक्ष में बैठे हैं, तो इसी तरह से सियासत जारी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस खास प्रोग्राम में विभाग उनसे इतना ही।